जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत जो राजस्थान का इतिहास है उसको जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उनको हम पढ़ रहे हैं। तो इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ तो चुके हैं। हमने शिलालेख पढ़ लिए और शिलालेख के बाद सिक्के पढ़ लिए, इतिहास के महत्वपूर्ण सिक्के, और ताम्रपत्र पढ़ लिए। और उनके साथ साथ जो भी पुरातात्विक स्रोत थे, मृदभांड, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को ज़रूर देखें और ये पशु परिचर के हिसाब से जो भी सिलेबस में है उनको हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। और हम इस जो कंपटीशन के इस मंच पर सारा सिलेबस पूरा करेंगे पशु परिचर का। अब आज हम आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में होगा साहित्य। जो राजस्थान का इतिहास है उसको जानने में साहित्य ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य से जो कवियों ने लिखे हैं, साहित्य जो किताबें लिखी गई थी पहले, तो उनमें उस समय के जो शासक थे उनके विषय में जानने, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी स्थितियों को जानने में बहुत सहायता मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम पढ़ लेते हैं, उनके लेखकों को देख लेते हैं, जिससे कि आने वाली इस एग्ज़ाम में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो और हमारी तैयारी मजबूत हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साहित्य, तो सर्वप्रथम हम लेते हैं संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में जो पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई है तो उन पुस्तकों का नाम है ये पृथ्वीराज विजय। पहली पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है इसके लेखक है जयानक भट्ट। कौन है इसके लेखक? जयानक भट्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पृथ्वीराज विजय पुस्तक है यह पृथ्वीराज चौहान व चौहान वंश की इसमें जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज है उसकी जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है, पृथ्वीराज में। और इसमें तराइन के युद्धों का इसमें क्या नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। इस पुस्तक में तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन उनके वंश और पृथ्वीराज विजय की जो पृथ्वीराज चौहान था उनकी उपलब्धियों की जानकारी इससे हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट पुस्तक है हम्मीर महाकाव्य। अब कई बार होता क्या है, जो एग्जाम में आती है तो उनमें हमसे सुमेलित भी करवा लिया जाता है लेखकों के नाम, या फिर कई बार ये होता है कि हमें लेखक का नाम दे दिया जाता है और पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है कि ये किस लेखक की पुस्तक है या इस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो उस हिसाब से ये क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयचंद सूरी थे। कौन थे हम्मीर महाकाव्य के रचयिता? नयचंद सूरी। और इस हम्मीर महाकाव्य में क्या है कि जो रणथंभौर के चौहान थे, रणथंभौर के चौहानों की वंशावली का वर्णन है और विशेषकर इसमें हम्मीर देव चौहान का वर्णन है। और जो ये हम्मीर महाकाव्य है जिसमें चौहानों को क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को कौन से वंश से संबंधित माना गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंश से संबंधित माना गया है और मुख्यतः ये हम्मीर के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है राज विनोद। राज विनोद जो पुस्तक है इसके लेखक है सदाशिव भट्ट। कौन है राज विनोद पुस्तक के लेखक? सदाशिव भट्ट राज विनोद पुस्तक के लेखक है। बीकानेर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि चीजों का इसमें वर्णन है। किसका वर्णन है? राज विनोद में जो बीकानेर रियासत थी तो वहाँ के रहने वाले लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, किस तरीके के रीति रिवाज वहाँ प्रचलित थे, इन सब के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है।
फिर नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक के लेखक है मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग है प्रबंध चिंतामणि पुस्तक के लेखक। भोज परमार के समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का इसमें वर्णन है। क्या है इस बुक में, प्रबंध चिंतामणि में? भोज परमार के समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन, कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रीति रिवाज थे, तो जो संस्कृति प्रचलित थी उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट है अजितोदय। अजितोदय। और अजितोदय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजितोदय पुस्तक के लेखक है जगजीवन भट्ट। ये मुख्य जो पुस्तकें प्रचलन में है और ज्यादातर एग्जामों में आती रहती है, उन पुस्तकों को इसमें शामिल किया गया है। तो अजितोदय पुस्तक के लेखक जगजीवन भट्ट है और इसमें जोधपुर के राजा जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह ने जो भी जीवन में युद्ध किए और जो भी उनकी उपलब्धियां थी, तो उन उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। क्योंकि जो भी शासक होता था वो अपने दरबार में राजकवि और ये इतिहासकार इनको संरक्षण देते थे, और इनको संरक्षण देने के बाद ये अपने विषय में जो किताबें या ग्रंथ लिखवाते थे, तो इनमें ये किसी भी राजा के मतलब राज्य में रहने वाले कवि साहित्यकार इनसे ये लिखवाते थे और ये लिखकर राजा को प्रेषित कर देते थे, मतलब दे देते थे। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है राजस्थानी साहित्य। ऊपर वाली जो किताबें थी वो तो किसकी थी? संस्कृत साहित्य की किताबें थी, तो वो संस्कृत भाषा में है। अब ये राजस्थानी भाषा की किताबें हैं और ये इनको राजस्थानी साहित्य कहा जाता है। अब राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत जो पुस्तकें हैं उनको देखते हैं हम। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पुस्तक, इसकी रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। कौन है इसकी रचनाकार? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक है चंद बरदाई। और यह कौन सी शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो यह पिंगल शैली में लिखा हुआ है, क्योंकि डिंगल और पिंगल दो चलती है ना, तो ये पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सी शैली का? दोनों शैलियों में से पिंगल। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो कौन सी शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, तो यह पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसमें 1,00,000 छंद और 69 समयों को संग्रहित किया गया है। मतलब इसके अंतर्गत 1,00,000 तो छंद है और 69 जो समय है, मतलब समयों का मतलब छंद का एक रूप होता है, इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसको जो पृथ्वीराज रासो है इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना गया है इसको? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। कौन से वंश से संबंधित बताया गया है? इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो चौहान है, चौहान मतलब राजपूत है, राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्नि कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। तो इसने चौहानों को अग्नि कुंड से उत्पन्न बताया। इसमें चंद्रबरदाई ने 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में जो तराइन का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के का वर्णन किया कि लास्ट में युद्ध होने के बाद गौरी चंद्रबरदाई को अपने साथ ले गया, चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया। फिर वहां पर पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया गया और फिर गौरी खुद ऊपर बैठ गया और मतलब पृथ्वीराज चौहान की परीक्षा लेने के लिए उससे शब्दवेदी बाण चलवाया, और शब्दवेदी बाण चलाने के चक्कर में फिर ये चंद्रबरदाई ने जो ये कहावत की 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। इतिहास में यही है कि पृथ्वीराज चौहान
तृतीय था, उसका तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया और वहीं पे मोहम्मद गोरी ने उसको मार दिया था। लेकिन इस बुक में, इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि गोरी उसको ले गया था अपने साथ गजनी। फिर नेक्स्ट पुस्तक है अचलदास खींचीरी वचनिका। कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका। और अचलदास खींचीरी वचनिका पुस्तक के लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। अचलदास खींचीरी पुस्तक के रचयिता शिवदास गार्डन है। और ये शिवदास गार्डन चारण जाति के थे। उस समय चारण, भाट, मतलब ये साहित्य रचना का कार्य ज्यादा करते थे। और ये अचलदास खींचीरी वचनिका लिखने वाले शिवदास गार्डन चारण जाति के थे। और ये शिवदास गार्डनरी वचनिका, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है। मतलब ये वचनिका अलग से दवावत वचनिका ये होती है, तो ये अलग से पुस्तक है। तो ये सबसे प्राचीन वचनिकाओं में सबसे प्राचीन किसे माना जाता है? अचलदास खींचीरी वचनिका को। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई अचलदास खींचीरी वचनिका को सबसे प्राचीन, मतलब सबसे प्राचीन वचनिका किसे माना जाता है? तो अचलदास खींचीरी वचनिका को माना जाता है। यह वीर रसात्मक, मतलब वीर रस में रस होते हैं ना, रौद्र रस, वीर रस, भाव रस, तो ये वीर रस में रची गई वचनिका है। और चंपू गद तथा पद का काव्य है। चंपू गद पद का काव्य है ये। इसमें गागरोन के राजा अचलदास खींची की वीरता का वर्णन किया गया है। गागरोन के जो शासक थे अचलदास खींची, इनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इस वचनिका में अचलदास खींची एवं मांडू के सुल्तान, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, मांडू के सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ। और मांडू के शासक थे होशंग शाह। उनके मध्य 1423 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध का वर्णन इस अचलदास खींचीरी वचनिका में है। इसमें बताया गया है कि अचलदास खींची युद्ध के समय कितनी वीरता के साथ युद्ध लड़े थे और युद्ध में क्या क्या हुआ था। तो युद्ध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट पुस्तक है वंश भास्कर। वंश भास्कर। और वंश भास्कर पुस्तक के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर पुस्तक के लेखक है। और सूर्यमल मिश्रण भी एक चारण थे, ये भी चारण जाति से संबंधित थे। और यह वंश भास्कर की जो पुस्तक है, यह एक महाचंपू रचना है, महाचंपू शैली में रची गई रचना है। इसमें मूल रूप से बूंदी का इतिहास वर्णित है। इसमें मूल रूप से किसका इतिहास वर्णित है? बूंदी के शासकों का इसमें इतिहास वर्णित है। इसकी रचना 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी इसकी रचना? 1897 ईस्वी में की गई थी। और ये वंश भास्कर की कृति थी जो अधूरी रह गई थी, इसको पूरा नहीं कर सका था सूर्यमल मिश्रण, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको पूरा करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वंश भास्कर की जो पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित, तो उसको पूरा करने का कार्य किसने किया था? तो हम उत्तर दे सकते हैं कि इसको पूरा करने का कार्य उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। इनकी दूसरी रचना वीर सतसई है। सूर्यमल मिश्रण की दूसरी रचना कौन सी है? वीर सतसई। मिश्रण राजस्थान में नवजागरण और राष्ट्रीयता के प्रथम कवि थे। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान में नवजागरण और राष्ट्रीयता के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान में नवजागरण का कवि किसे कहा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कानहरदे प्रबंध। कानहरदे प्रबंध। और कानहरदे प्रबंध पुस्तक के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। कानहरदे प्रबंध पुस्तक के रचयिता है पद्मनाभ। और इसमें कानहरदे पुस्तक
कानड़ प्रबंध पुस्तक के लेखक पद्मनाभ ने इसमें जालौर के शासक कानड़ और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है कि दोनों में किस तरीके से युद्ध हुआ और कानड़ कितनी वीरता के साथ इस युद्ध को लड़ा। इस बात का इसमें वर्णन है। और नेक्स्ट पुस्तक है पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस आक्रमण का कारण रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, उसको प्राप्त करना बताया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो रानी पद्मिनी इतनी थी, वो इतनी सुंदर थी और उनकी सुंदरता को मतलब उसने देखा नहीं था, अलाउद्दीन ने देखा नहीं था, लेकिन वो सुनकर ही इतना पागल हो गया था कि वो पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने लगा और उसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में पद्मिनी ने जौहर कर लिया और राणा जो रतन सिंह थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए अपने वीर राजपूत योद्धाओं के साथ। और इसमें जो गोरा बादल है, रतन सिंह के सेनापति थे गोरा बादल, जो इतनी वीरता के साथ लड़े थे युद्ध को, तो उनकी वीरता के बारे में इस पुस्तक में वर्णन है। नेक्स्ट पुस्तक है मुहणोत नैनसीरी ख्यात। इसको मुहणोत नैनसीरी ख्यात कह दो या नैनसीरी ख्यात। और इस नैनसीरी ख्यात के लेखक कौन है? मुहणोत नैनसी। कौन है? मुहणोत नैनसी। और यह राजस्थान की डिंगल शैली में लिखा हुआ है। यह राजस्थानी भाषा की सबसे लोकप्रिय ख्यात है। राजस्थान मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थानी भाषा की सबसे लोकप्रिय ख्यात कौन सी है? तो यह है मुहणोत नैनसीरी ख्यात और यह डिंगल शैली में लिखी हुई है। इसमें मारवाड़ रियासत का तात्कालिक वर्णन मिलता है और इन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मुहणोत नैनसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुहणोत नैनसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो मुहणोत नैनसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। और मुहणोत नैनसी की इसके अलावा नैनसीरी ख्यात के अलावा और भी कृतियां हैं, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत, इसकी रचना भी मुहणोत नैनसी ने की थी। अब नेक्स्ट है राजस्थान के संग्रहालय। राजस्थान में इसी राजस्थान के इतिहास को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं राजस्थान के संग्रहालय, क्योंकि जो राजस्थान के संग्रहालय उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानने की बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि जो भी चीजें प्राप्त हुई थी उनको ज्यादातर संग्रहालयों में ही संग्रहित करके रखा जाता है। और इन संग्रहालयों में अब देखते हैं कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो शुरुआत करते हैं सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार संग्रहालय, सरस्वती भंडार संग्रहालय। और सरस्वती भंडार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह है उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें मेवाड़ शैली के चित्रों को मतलब मेवाड़ शैली के चित्रों को संग्रहित किया गया है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। महत्वपूर्ण संग्रहालय ये मेवाड़ शैली के चित्रों का ही है। नेक्स्ट देखते हैं लोकवादों का संग्रहालय। और लोकवादों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है लोकवादों का संग्रहालय। और यह संग्रहालय राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। यह संग्रहालय भी उसी के द्वारा स्थापित किया गया था।
फिर है प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। और यह प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है जो पद्मश्री प्राप्त करने वाले स्वर्गीय श्री कैलाश साखला द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें जीव जंतुओं पक्षियों के प्राकृतिक संसार वाला पहला संग्रहालय है। मतलब जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक संसार होता है ना, उसका ये पहला संग्रहालय है। फिर नेक्स्ट है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में जयपुर में श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और यह आचार्य श्री रामचरण शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था यह संग्रहालय। इसमें हस्तलिखित ग्रंथ, जो हाथों से लिखे गए ग्रंथ है, और विशिष्ट कलाकृतियां एवं दुर्लभ वस्तुओं का इसमें क्या किया जाता है, इसमें संग्रह किया जाता है। फिर नेक्स्ट है राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय, और यह कहां पर स्थित है? कोटा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कोटा में 1970 ईस्वी में। और यह हाड़ौती अंचल की कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण संग्रहालय है। जो हाड़ौती, कोटा बूंदी के क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। और हाड़ौती अंचल की जो संस्कृति है और जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनको इसमें संग्रह किया गया। फिर नेक्स्ट है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर, कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर, इसकी स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत रेगिस्तान के साधारण जनजीवन से जुड़ी अमूल्य वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, और आने वाले पर्यटकों को इन चीजों के दर्शन भी कराए जाते हैं। और यह संग्रहालय इसी वजह से दर्शनीय भी है। फिर नेक्स्ट है लोक संस्कृति शोध संस्थान। लोक संस्कृति शोध संस्थान, और इसकी स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना चूरू जिले में 1964 ईस्वी में की गई थी। लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना 1964 ईस्वी में। और प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गोविंद अग्रवाल द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जो इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद अग्रवाल, इनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट है श्री सरस्वती पुस्तकालय। और श्री सरस्वती पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकर में इसकी स्थापना की गई श्री सरस्वती पुस्तकालय की। फतेहपुर में स्थापित यह पुस्तकालय अलभ्य और दुर्लभ हस्तलिखित साहित्य व हस्तलिखित साहित्य का अप्रतिम खजाना है। मतलब हाथों से लिखा गई पुस्तकों का अप्रतिम खजाना है। अप्रतिम मतलब अनमोल खजाना है। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र।
और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना उदयपुर जिले में की गई थी 1986 ईस्वी में की गई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उदयपुर जिले में 1986 ईस्वी में की गई थी। देश की लुप्त हो रही कलाओं के पुनरुत्थान, देश में जो कलाएं लुप्त हो रही है, जो प्राचीन काल में जो पारंपरिक रूप से जो कलाएं थी अस्तित्व में, जो लुप्त हो रही है, उनका पुनरुत्थान करने और उन कलाकारों को मंच प्रदान करवाने के लिए इसकी स्थापना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उदयपुर जिले में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। मतलब यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया संग्रहालय है। जैसे आज भी कई कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे पहले रामलीला का मंचन करते थे कलाकार, और रामलीला का मंचन करने वाले और कई भाट जाति, चारण जाति, ये और ये बहरूपिया कला, ये स्वांग रचते थे। तो ये अब धीरे धीरे समाज से लुप्त होती जा रही है। तो इन संस्कृतियों को संग्रहित करने के लिए, मतलब इनको मंच प्रदान करने के लिए इसको भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक रह गया अपना नाहटा संग्रहालय, नाहट संग्रहालय। और नाहट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये नाहट संग्रहालय सरदार शहर चूरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नाहट संग्रहालय सरदार शहर चूरू में। और इसको मालचंद जांगीड़ और उनके परिजनों द्वारा जो उत्कीर्ण कलाकृतियां हैं, उनको इसमें इस संग्रहालय में इन कलाकृतियों को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है करणी म्यूजियम। करणी म्यूजियम, और करणी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो करणी म्यूजियम स्थित है बीकानेर जिले में। करणी म्यूजियम स्थित है जूनागढ़ किले के गंगा निवास महल में। यह करणी म्यूजियम स्थित है। इसे जूनागढ़ संग्रहालय भी कहा जाता है। करणी म्यूजियम के अलावा इसे जूनागढ़ संग्रहालय का नाम भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है चित्रशाला संग्रहालय। चित्रशाला संग्रहालय, और चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। और ये चित्रशाला किसने बनवाई थी? तो ये चित्रशाला बनवाई थी राव उम्मेद सिंह द्वारा बनवाई गई थी ये चित्रशाला। और उम्मेद सिंह द्वारा बूंदी के दुर्ग में इस चित्रशाला को स्थापित किया गया और इसे चित्रशाला संग्रहालय में बदला गया। और इसमें क्या है? बूंदी चित्रशैली के चित्रों का संग्रह है। फिर नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय। नेक्स्ट कौन सा संग्रहालय है? राजकीय संग्रहालय। और राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राजकीय संग्रहालय है जो सीकर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? राजकीय संग्रहालय की स्थापना 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संग्रहालय में जो शेखावाटी क्षेत्र है उसकी कला संपदा के संरक्षण हेतु, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा है उसके संरक्षण हेतु 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, और ये सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है संगरिया हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय संगरिया हनुमानगढ़ में। संगरिया में इस संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद ने की थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना? स्वामी केशवानंद ने सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना की थी, स्वामी केशवानंद ने। फिर नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। और चित्तौड़गढ़ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह चित्तौड़ में स्थित है चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। चित्तौड़ दुर्ग में जो फतेह प्रकाश महल स्थित है उसके अंतर्गत ये संग्रहालय स्थित है। और यहाँ पर इस संग्रहालय में जो महात्मा गांधी
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उनके निजी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का संग्रह भी इसमें है, उन वस्तुओं को भी यहाँ पर रखा गया है। फिर नेक्स्ट है शार्दुल म्यूजियम। शार्दुल म्यूजियम, और ये शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये शार्दुल म्यूजियम बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है शार्दुल म्यूजियम? बीकानेर जिले में शार्दुल म्यूजियम स्थित है। और बीकानेर जिले में जो लालगढ़ पैलेस है, इसमें इसे ही शार्दुल म्यूजियम कहा जाता है और इसे लालगढ़ म्यूजियम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, और गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। इटली के विद्वान डॉक्टर एल.पी. टेस्टी ट्योरी द्वारा ये गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी सन 1955 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो कि बीकानेर जिले में स्थित है, और 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम को अध्ययन हेतु यहाँ पर स्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट है राजपूताना म्यूजियम, और राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो राजपूताना म्यूजियम अजमेर में स्थित है, और राजपूताना म्यूजियम की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1908 ईस्वी में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना की गई थी। और जो अकबर का जिस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, जैसे जिसे कहते हैं मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर ने अजमेर में करवाया था, और इसमें इस दुर्ग में इस म्यूजियम को स्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट है लोक कला संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय, और लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर जिले में। कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है लोक कला संग्रहालय, और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थापित है। इसे लोक संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। कौन सा संग्रहालय कहा जाता है इसको? लोक कला लोक संस्कृति संग्रहालय भी इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, और ये कौन से जिले में स्थित है? ये जोधपुर जिले में स्थित है। और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जोधपुर जिले में सन 1951 में की गई थी। कब की गई थी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना? जोधपुर। कई बार जिले भी पूछ लिए जाते हैं कि म्यूजियम का नाम दे देते हैं, संग्रहालय का नाम दे देते हैं कि ये कौन से जिले में स्थित है, तो इसलिए हमें जिले भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इसमें हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह, संपादन, प्रकाशन और संरक्षण हेतु इसको स्थापित किया गया था, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को जोधपुर में। जो हाथों से लिखे, हस्तलिखित का मतलब जो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ थे, उनके संग्रह और संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट है मेहरानगढ़ संग्रहालय। मेहरानगढ़ संग्रहालय, और मेहरानगढ़ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। और इस मेहरानगढ़, जोधपुर जिले का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसी में यह मेहरानगढ़ संग्रहालय स्थित है। और इसमें क्या है, इस संग्रहालय में जो विभिन्न प्रकार की उस समय मारवाड़ क्षेत्र में पगड़ियां प्रचलित थी, विभिन्न प्रकार की पगड़ियों का इसमें संग्रह किया गया है। फिर नेक्स्ट है पोथी खाना संग्रहालय, और ये पोथी खाना जो संग्रहालय है
पोथी खाना संग्रहालय। और पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है पोथी खाना संग्रहालय। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले के जयगढ़ में स्थित है ये संग्रहालय। और यहाँ इस संग्रहालय में जयपुर की जो चित्रकला की शैली है, जयपुर की चित्रकला शैली के चित्रों का मतलब अनुपम संग्रह है, उन चित्रों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। फिर नेक्स्ट है प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। और इस प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जयपुर में, प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की गई थी और ये की गई थी 1876 ईस्वी में। लेकिन इसको प्रारंभ 1887 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। और महाराजा राम सिंह के समय रामनिवास बाग में इसको स्थापित किया गया था। महाराजा राम सिंह के समय पर बनाया गया था प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, जो कि रामनिवास बाग है, उस बाग के अंतर्गत ये स्थित है। ईरान का बहुमूल्य गलीचा व मिस्र की मम्मी यहाँ पर दर्शनीय है। वास्तुकार, और इसके जो प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम हॉल है, इसके वास्तुकार है सैमुअल स्वीटन जैकब। सैमुअल स्वीटन जैकब इसके वास्तुकार है। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक, जो राजस्थान के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है, उसका टॉपिक पूरा हो चुका है। और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको साथ के साथ उपलब्ध करवा दूंगी। इसमें जो क्वेश्चन निकलेंगे उनको। और स्टूडेंट्स, आप रेगुलर मेरे साथ अध्ययन करते रहें। हम पूरा कोर्स करेंगे इस मंच पर। पूरा जो ये कंपटीशन क्लासेज है, यहाँ पर पूरा कोर्स करेंगे और निःशुल्क बैच यहाँ पर प्रारंभ है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।